हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। ये क्लास थर्ड है और फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है कि हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और उन्हें किस तरह से याद रखना है उसकी ट्रिक्स भी बताएंगे, ताकि अगर सिमिलर स्टेटमेंट आपको एग्ज़ाम में दिखें तो आप इजीली ये डिसाइड कर सकें कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। और वीडियो के लास्ट में आप अपने स्कोर को कमेंट करिएगा कि क्या आपने स्कोर किया है। और आज एक छोटा सा करेक्शन है। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था टाइलोसॉरस रेक्स के बारे में। क्वेश्चन सेकंड था कल की वीडियो में। इसमें मैंने आपको ये बताया क्या था कि ये जो सॉरस है इसको आप मोसासॉर ग्रुप से रिलेट कर सकते हैं। और एक ये मैं बताना भूल गया था कि ये जो REX है इसको आप रेप्टाइल से डिनोट कर सकते हैं। तो ये एक अपेक्स प्रेडेटर है, मरीन रेप्टाइल है, जिसके नुकीले दांत होते हैं, स्ट्रेट बॉडी होती है लंबी सी, और एक बड़ी पूंछ होती है, और पैडेड लाइक फ्लिपर्स होते हैं, और एक स्नाउट होता है। तो ये करेक्शन था। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग खेत बचाओ अभियान। ये खेत बचाओ अभियान एक है। तो पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम रामासिया विलेज इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहीं से लॉन्च हुआ था ये। याद करने के लिए आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं कि जो हमारे करंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, दिग्विजय सिंह चौहान, मामा जी बोलते हैं नाम, शायद मैं गलत बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान, सॉरी। तो ये आपके पहले मध्य प्रदेश के MP हैं और वहीं से आए थे, वहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे। तो इस तरह से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि जहाँ से ये पहले हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जहाँ से पहले चीफ मिनिस्टर थे, वहीं से ये आपका लॉन्च हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, इट फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग सॉइल हेल्थ एंड reducing excessive use of chemical fertilizer and pesticides। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये सॉइल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में फोकस करता है, और जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड हैं इनके एक्सेसिव यूज़ को रिड्यूस करने की बात करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जब हम जो फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड इनका कम यूज़ करेंगे तभी हमारी जो सॉइल हेल्थ है वो सही रहेगी, और इसी से हमारा जो खेत है वो बचेगा। थर्ड स्टेटमेंट आती है, इट एम्स टू रिप्लेस साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस विद ओनली ट्रेडिशनल मेथड्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, क्योंकि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऐसे भी हैं जो कि सस्टेनेबल नहीं है फार्मिंग के लिए भी और इकोसिस्टम के लिए भी। जैसे एक हमारा है कि हरियाणा और पंजाब साइड आप अगर देखें तो वो प्यारी जला देते हैं, ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर की। बट उससे क्या होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट होता है। इस वजह से हर एक ट्रेडिशनल मेथड सही नहीं है। तो सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड के बीच में मेथड से हम लोग इस अभियान को नहीं पूरा कर सकते। हाँ, एक बैलेंस अप्रोच ज़रूरी है। तो ऑप्शन की बात करें तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये भी गलत है। ए आपका सही ऑप्शन है, 1 और 2 ओनली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थीम ऑफ द 81st सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो 81st सेशन अभी ही है हमारा। सबसे पहला, अब इसकी जो थीम होगी, थीम जो होगी वो आज के टाइम से रिलेट करेगी। तो आज क्या हो रहा है, आज हमारी जो कंट्री है वो मल्टीपोलर हो गई है। जो हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनकी कोई वैल्यू बची नहीं है। हर कंट्री अपना अपना पावर दिखा रही है और अटैक कर रही है दूसरी कंट्रीज़ पर। इसलिए हमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को रिस्टोर, उस पर ट्रस्ट जो है वो रिस्टोर करना है, और साथ में ही ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है।
तो ये हमारी इस बार की थीम है। बाकी ये सारी पिछली हैं, इन पर ये इस साल की नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लू बॉन्ड्स। अब ब्लू बॉन्ड्स की अगर बात करें तो आप नाम से समझ रहे हैं ब्लू हम कहाँ यूज़ करते हैं। ब्लू हम यूज़ करते हैं वाटर के लिए, वाटर के साथ साथ कोई भी वाटर बॉडी हो जाए। अब पहला स्टेटमेंट आता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन ब्लू बॉन्ड वॉज इशूड बाई बेलीज। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ये बेलीज नहीं बल्कि सेचेल्स के थ्रू इशू किया गया था। इसको आप याद ऐसे कर सकते हैं कि जो वाटर है इसको हम हिंदी में जल बोलते हैं, और जल और सेचल एक तरह से सिमिलर साउंड करते हैं, तो इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। ब्लू बॉन्ड्स आर डिजाइंड टू मोबिलाइज कैपिटल फॉर सस्टेनेबल मरीन एंड वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो ब्लू बॉन्ड है, जैसे ग्रीन बॉन्ड जो होता है वो कैपिटल रेज करता है एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, इसी तरह से जो ब्लू बॉन्ड है ये मरीन प्रोजेक्ट्स के लिए आपका कैपिटल रेज करेगा, वाटर रिसोर्सेज के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 2। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग समर एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। तो समर एयर पॉल्यूशन की अगर बात करें तो समर एयर पॉल्यूशन होता है कि समर में जब सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो हमारी सॉइल होती है उससे जो वाटर क्या बोलें वाटर वेपर्स होते हैं वो उससे इवेपोरेट हो जाते हैं और वो लूज सॉइल हो जाती है। इस वजह से बहुत धूल उड़ती है। अगर आपने नोटिस किया हो तो गर्मियों में धूल ज़्यादा उड़ती है, रोड पर भी, जनरली भी, कहीं पर भी। इसी को हम समर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। डस्ट धूल की वजह से जो पॉल्यूशन हो जाता है समर में स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। पहला स्टेटमेंट है इसका, ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्मेशन इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ इंटेंस सनलाइट एंड हाई टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन फॉर्म होता है वो कुछ केमिकल कंपाउंड से होता है, जैसे हो गया आपका NO2 वगैरह हो गया, और ये केमिकल रिएक्शन होती है, और जब सनलाइट और हाई टेम्परेचर होता है तो ये फिर एक्सेलरेट कर जाती है, यानी जल्दी जल्दी फॉर्म होता है। इस वजह से इसकी जो फॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो डस्ट स्टॉर्म्स कंट्रीब्यूट ओनली मार्जिनली टू पार्टिकुलेट पॉल्यूशन ड्यूरिंग समर मंथ। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि समर मंथ में जब वाटर रहता नहीं है ज़मीन पे, सॉइल में, तो डस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लूज हो जाती है। इसलिए ये मार्जिनली नहीं बल्कि मेजरली आपका जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन ए ओनली 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रुद्रा M सीरीज ऑफ मिसाइल्स। तो रुद्रा से आप इसको याद रखिए, ये जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करती है, और रडार्स की भी और भी जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं उनकी। अब इस पर आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज मिसाइल इज टू इन्हेंस द सीड कैपेबिलिटी। सीड का मतलब है सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। कि जो इंडियन एयर फोर्स है वो दुश्मनों की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसे सप्रेस कर सके। तो फिर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। अब समझिए ये काम कैसे करेगा कि सपोज ये एक दुश्मन कंट्री है, यहाँ पर उनका रडार लगा है जो कि इंटरसेप्ट कर सकता है कि कौन सा प्लेन आ रहा है या कौन सी कम्युनिकेशन सिग्नल्स आ रहे हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी मेजरली इंटरसेप्ट करती है। तो ये रडार्स क्या करेंगी, सॉरी, ये जो आपका रुद्रा M मिसाइल है इसको एयरफोर्स क्या करेगी, इसको लॉन्च कर देगी।
इस रडार को या फिर कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो उसको टारगेट करके। अब इसके बाद अगर ये बंद भी हो जाता है, टेम्परेरली सिग्नल बंद भी हो जाते हैं, तो ये इसने एक बार अगर इंटरसेप्ट कर लिया है तो ये मेमोरी में फीड कर लेगा, और मेमोरी में फीड करने के बाद वहीं जा इसको एरोप्लेन से या फिर एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर दिया जाएगा और ये जाकर वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो दूसरा आपका स्टेटमेंट है कि दे आर क्लासिफाइड एज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये गलत है। रडार सरफेस पर होगी, मिसाइल तो एयर से आएगी, तो ये सरफेस टू एयर ना हो करके एयर टू सरफेस होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। स्पेसिफिकली डिजाइन टू इंटरसेप्ट इनकमिंग होस्टाइल फाइटर जेट्स, नहीं, इनकमिंग फाइटर जेट्स के लिए नहीं, बल्कि रडार को इंटरसेप्ट करता है ये। तीसरा स्टेटमेंट है दीज मिसाइल्स आर कैपेबल ऑफ टारगेटिंग एनिमी रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स बाई होमिंग इन ऑन देयर रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिशन, कि ये जो रडार जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एमिट करेगी उसको टारगेट करके वहाँ पर ये लॉन्च होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो दूसरा गलत है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलिसिट लिकर यानी ह्यूज ट्रेजेडीज इन इंडिया। इलिसिट लिकर होती है जो अवैध शराब बनती है, जिस पर कोई मतलब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जिसका चेक नहीं होता कि एक सही पैरामीटर पर आपका अल्कोहल है या फिर एक्सेस अल्कोहल है, ये चीज़ें चेक नहीं होती हैं। पहला स्टेटमेंट है इसका, मेथनॉल इज़ अ हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल अल्कोहल दैट इज़ ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ इन ह्यूज ट्रेजेडीज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें दो, अब एक चीज़ याद रखिए, एक एथनॉल अभी इस टाइम काफ़ी न्यूज़ में है। तो एथनॉल और मिथनॉल साउंड करने में सेम है, बाकी इसमें केमिकली साइंटिफिकली एक इनके केमिकल नेम में एक डिफरेंस होता है। केमिकल कंपाउंड ये अलग अलग है। जो केमिस्ट्री जो इन बच्चों ने पढ़ी है या जिनको याद है, जिनको इंटरेस्ट है, उनको याद होगा। तो इसमें से एथनॉल जो है वो फूड कंज्यूमेबल है, लिमिटेड उसमें अमाउंट में इसका यूज़ भी होता है। लेकिन जो मेथनॉल है ये आपका हैजार्डस है ह्यूमन के लिए, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो एथनॉल आप इस तरह से याद रखिए कि जो आपके कार या बाइक में जा रहा है वो आपके पेट में भी जा सकता है, और मेथनॉल वाला डेंजरस है। इसी तरह से जो मेथनॉल है ये हाईली टॉक्सिक इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हाई टैक्सेशन ऑन लीगल अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन इंसेंटिवाइज सम कंज्यूमर्स टू शिफ्ट टूवर्ड इलिसिट लिकर मार्केट। ये स्टेटमेंट भी सही है कि भाई जो लीगल अल्कोहल है अगर उस पर टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा वो महंगी हो जाएगी, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सस्ते के चक्कर में इलीगल या इलिसिट लिकर मार्केट जो है वहाँ से कंज्यूम करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है मेथनॉल एंड एथनॉल आर केमिकली आइडेंटिकल सब्सटेंसेस एंड हैव द सेम इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी मैंने आपको बताया कि एथनॉल जो है ये कंज्यूमेबल है, लेकिन जो मेथनॉल है ये हैजार्डस है, आपकी जान भी जा सकती है, और केमिकली भी इनमें एक डिफरेंस होता है, आइडेंटिकल नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट है टोटल प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल ऑटोमेटिकली eliminates the possibility of illicit liquor trade। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, क्योंकि अगर आप अल्कोहल को प्रोहिबिट कर देंगे तो फिर इलीगली तो लोग जो कंज्यूम करते हैं वो तो कंज्यूम करेंगे ही। आप लीगली नहीं देंगे तो फिर वो इलीगली कहीं और से खरीदेंगे और कंज्यूम करेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका बिहार। बिहार में शराब बैन है, लेकिन आसपास से यूपी के बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से इजीली जो है उसे लाया जाता है और भी ज़्यादा महंगे रेट पर बिकती है। तो आपका फर्स्ट एंड टू ऑप्शन इसमें सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, इसमें सेकंड नहीं, ये गलत है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इज करेक्ट।
IMEC aims to reduce dependence on the Suez Canal by creating an alternative connectivity route between India and Europe. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसको हम लोग अभी मैप में भी देख लेते हैं। ये आपका इंडिया है और ये आपका यूरोप का एरिया है। अब यहाँ तक जाने के लिए पहला क्या होता था कि यहाँ पर स्विच कनाल पड़ती थी, यहाँ से हम लोग जाते थे, पर इंडिया एक ऑल्टरनेट रूट बना रहा है, ये जो आपका ब्लू लाइन से दिख रहा है। तो इसमें हम सी पोर्ट के थ्रू यहाँ से दुबई यूएई तक जाएंगे और वहाँ से फिर लैंड से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे आपका जो है ये क्या बोलते हैं वाटर वेज के थ्रू यूरोप में एंटर कर जाएगा जहाँ पर भी जाना होगा। इस तरह से ये आपका IMEC कॉरिडोर है। अब सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। द कॉरिडोर इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर्स एंड ट्रांसनेशनल एनर्जी ट्रांसमिशन नेटवर्क्स। तो ये स्टेटमेंट सही है भाई। जब कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब कोई नया प्रोजेक्ट बनेगा तो वो आज की रियल वर्ल्ड सिनेरियोज या फिर रियल वर्ल्ड फैक्टर्स को फैक्टर इन करके बनेगा। तो आज क्या है, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के लिए। उसी तरह से जो आपका ट्रांसनेशनल एनर्जी ट्रांसमिशन है, ये भी नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे इस कॉरिडोर में इंक्लूड रहेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आता है द ईस्टर्न सेगमेंट ऑफ IMEC प्रपोजेस डायरेक्ट ओवरलैंड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड द UAE। ये ऑप्शन आपका गलत है। अभी मैंने आपको दिखाया कि इंडिया से UAE तक ये जो है ये सी रूट के थ्रू जाएगा शिप्स में, तो फिर ये डायरेक्ट ओवरलैंड कनेक्टिविटी कहाँ से हुई, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। पहला स्टेटमेंट है द टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया हैज़ स्टेबलाइज्ड एट 2.0 विच इज़ बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट। अब रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। भाई दो लोग होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। ये दोनों जब मैरिज करेंगे, ये लोग रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जब अगर ये लोग एक बच्चा पैदा करेंगे तो फिर ये दोनों जब मर जाएंगे तो इनको रिप्लेस कौन करेगा, सिर्फ एक आदमी करेगा, तो हमारी पॉपुलेशन कम है। जब ये दो बच्चे पैदा करेंगे तो थ्योरेटिकली ये लग रहा है कि हाँ ये दो जब ख़त्म होंगे तो इनकी जगह ये दो लोग आ जाएंगे। पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है कि एक इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है और बच्चे मर जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि जो पैदा हो गए बच्चे वो फिर पूरा एडल्टहुड तक जिंदा ही रहेंगे। इसलिए 2 की जगह हम लोग 2.1 को एक रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट मानते हैं। लेकिन जो इंडिया का करंट टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 है, जो कि 2.1 से कम है। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया हैव क्रॉस्ड 90% अकॉर्डिंग टू NFHS 6। तो ये बात भी सही है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं, यानी हॉस्पिटल में एक प्रोफेशनल्स के अंडर में, वो चीज़ हमारी 90% से ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज अमंग चिल्ड्रन एज्ड 12 to 23 मंथ्स हैज़ एक्सीडेड 85%। ये भी सही है। टू बी मोर प्रोसाइज 87% है, बट स्टेटमेंट सही है। तो फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है वो इन बच्चों को हो रहा है जो 1 से 2 साल के बीच के हैं। 85% से ज़्यादा कवरेज है। चौथा स्टेटमेंट है एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग अमंग चिल्ड्रन बिलो 6 मंथ इंक्रीज्ड इन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 कंपेयर टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग है, एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग का मतलब है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ब्रीस्ट फीडिंग की जाए, कोई और आपको मतलब अदर सब्सटीट्यूट जैसे कि पाउडर्ड मिल्क या फिर कुछ भी ना दिया जाए। तो फिर ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि ये चीज़ रिड्यूस हुई है, इंक्रीज नहीं हुई है।
फोर्थ स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगले स्टेटमेंट में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्पेस सिक्योरिटी एंड काउंटर स्पेस ऑपरेशन इज या आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स आर डिजाइंड टू ऑपरेट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अदर सैटेलाइट एंड मे बी यूज्ड टू इंटरफेयर विद देयर फंक्शनिंग। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। किसी दो सैटेलाइट की अगर जो ऑर्बिट है वो कॉमन है तो दो चीज़ें होंगी। पहला तो ये जो है वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऑपरेट करेंगी, और दूसरा एक दूसरे की फंक्शनिंग को इंटरफेयर भी कर सकती हैं। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो दूसरी सैटेलाइट से उसे सुपरविज़न किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट आता है, केसलर सिंड्रोम रिफर्स टू अ कास्केडिंग चेन ऑफ स्पेस डेब्रिस कोलिजन दैट कैन रेंडर सर्टेन ऑर्बिटल रीजन्स अनयूजेबल। तो केसलर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है कि मान लीजिए एक सैटेलाइट है तो जो दूसरी सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे इसके चांसेस हैं कि ये इस पहली वाली सैटेलाइट से टकराएगी स्पेस पे, और जब ये टकराएगी तो ये जो पहली सैटेलाइट है ये और मान लीजिए 5 टुकड़ों में हो गई, 5 टुकड़ों में टूट गई। अब जो और दूसरी सैटेलाइट लॉन्च होगी, मान लीजिए सैटेलाइट 3 लॉन्च हुई, तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी डेब्रिस से टकराने की बढ़ गई, क्योंकि पहले एक सैटेलाइट थी, अब ये 5 अलग अलग कंपोनेंट हैं, किसी से भी एक से भी टकराएगी अगर, तो फिर ये भी और मान लीजिए 5 उसमें टूट जाएगी। तो ये एक केसलर सिंड्रोम है कि जैसे जैसे स्पेस डेब्रिस बढ़ता है वैसे क्या बोले उसे, इंक्रीमेंटल स्पेस डेब्रिस बढ़ने के प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, और इसको केसलर सिंड्रोम है नाम। वैसे तो आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये इसमें डबल एस है, यानी दो सैटेलाइट जब आपस में टकराएंगे। दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि लो अर्थ ऑर्बिट extends beyond the geostationary orbit and is generally located above 35,786 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला तो जब नाम ही लो अर्थ ऑर्बिट है तो फिर ये सबसे लोअर ऑर्बिट होगी। दूसरा है कि ये मतलब 35,000 तक नहीं बल्कि 2,000 तक है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। लेंदी क्वेश्चन क्या मतलब, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी है। बाकी इसको हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द कंडीशन प्रीवियसली नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम PCOS हैज़ बीन रीनेम्ड polyendocrine metabolic ovarian syndrome PMOS to better reflect its endocrine, metabolic, reproductive and psychological dimension। तो ये सारे सभी डायमेंशन शो करने के लिए इसको रीनेम कर दिया गया है। अगला स्टेटमेंट है कि फेमटेक प्लेटफॉर्म्स, फेमटेक है कि जो फीमेल हेल्थ के लिए जो प्लेटफॉर्म बने, टेक से सिंपल मतलब टेक्नोलॉजी का है कि जो एप्लीकेशंस, मान लीजिए कोई ऐप बनता है जो फीमेल हेल्थ के लिए वाइटल है या फिर उस फील्ड में काम कर रहा है, तो फेमटेक प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया हैव इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड मल्टी-डिसिप्लिनरी अप्रोच इन्वॉल्विंग गायनेकोलॉजिस्ट, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट की जो फेमटेक प्लेटफॉर्म है वो इन सभी एरियाज को, मल्टीपल डिसिप्लिन्स को इन्होंने अप्रोच कर लिया है। तीसरा स्टेटमेंट है, एक्सेस टू फेमटेक सर्विस ऑफन डिपेंड्स ऑन डिजिटल कनेक्टिविटी, कि इन एप्लीकेशंस की जो एक्सेस है वो डिपेंड करती है कि आपकी डिजिटल कनेक्टिविटी कैसी है, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं, आप नेट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, और कॉन्टिन्यूड प्लेटफॉर्म वाइबिलिटी, कि प्लेटफॉर्म जो है वो वाइबल है कि नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। जो 3 स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी उनसे कौन सा इन्फ्रेंस हम निकाल सकते हैं।
पहला इन्फ्रेंस है PMOS रिक्वायर मोर होलिस्टिक हेल्थ केयर अप्रोच देन वन फोकस्ड सोलली ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये स्टेटमेंट सही है भाई। PCOS को PMOS में कन्वर्ट हमने कर दिया, रीनेम कर दिया है, क्योंकि हम और होलिस्टिक अप्रोच दिखा सकें, उसके इंडोक्राइन डिसिप्लिन को दिखा सकें और इमोशनल साइकोलॉजिकल इन सभी डायमेंशन को हम दिखा सकें। दूसरा स्टेटमेंट आता है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स कैन कॉम्प्लीमेंट हेल्थ केयर डिलीवरी बट मे नॉट फुल्ली सब्सटीट्यूट रोबस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ये स्टेटमेंट भी सही है भाई। जो डिजिटल एप्लीकेशंस हैं वो क्या करेंगे भाई, आपको आपकी जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कि ऐसे आपको सीधा जो है हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के होने की वजह से आपको सीधे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, आप जो है सेल्फ केयर घर पे कर सकें। कोई अगर नॉर्मल सा डाउट है तो वो आप प्लेटफॉर्म या फिर ऐप से ही पूछ लें। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हें सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर आपको फिजिकली एक हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा, ऐप आपका ट्रीटमेंट नहीं कर देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है एक्सपेंशन ऑफ फेमटेक सर्विसेज automatically ensures equitable access to health care across all socio-economic groups। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ऑल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं इनमें डिजिटल लिटरेसी अलग है, इनकी डिजिटल कनेक्टिविटी अलग है। मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर नेट है ही नहीं, या फिर कोई ऐसा एरिया है, एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रुप है जो कि इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकता, या फिर उसकी लिटरेसी उतनी नहीं है कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सके, तो फिर सिर्फ फेमटेक को एक्सपेंड करने से इक्विटेबल एक्सेस जो है वो गारंटी नहीं हो जाता। इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है RKSK वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2014। तो ये आप याद रखें कि मोदी जी जैसे ही इलेक्शन जीते थे उन्होंने उसी साल ये स्कीम लॉन्च कर दी थी। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। इट कवर्स 6 थीमेटिक एरियाज। ये नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह से आप याद कर लिए 6। जैसे कि जो लूडो होता है उसमें हाईएस्ट नंबर 6 आता है, और भी 6 जिस भी सेंस में आपको याद रहे उससे रिलेट कर लीजिए। तो स्टेटमेंट है कि इट कवर्स 6 थीमेटिक एरियाज इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ, सब्सटेंस मिसयूज, इंजरीज एंड वायलेंस, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये स्टेटमेंट सही है। जो सारी दिक्कतें या फिर जो सारी एक तरह से कह लें कि आपको एक ज़रूरत थी एज ए टीन एज में अपनी, वो सारी थीम्स यहाँ पर कवर की गई हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द प्रोग्राम टारगेट्स ओनली स्कूल गोइंग एडोलेसेंट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 19 ईयर्स। तो सिर्फ स्कूल गोइंग के लिए नहीं, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या उसके लिए ये स्कीम काम नहीं करेगी? उसे मेंटल हेल्थ और इन सब न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है पीयर एजुकेटर प्रोग्राम फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ RKSK इम्प्लीमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। पीयर एजुकेटर अब समझ लेते हैं। पीयर एजुकेटर का मतलब होता है कि आपके साथ आपके ग्रुप से कुछ बच्चों को डिसाइड किया जाएगा और कुछ इंडिविजुअल्स को, कुछ बच्चों को उन्हें ट्रेन किया जाएगा ताकि वो अपने पीयर्स को यानी अपने फ्रेंड्स को आपको एजुकेट कर सकें। इसको बोलते हैं पीयर एजुकेटर प्रोग्राम। तो चौथा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। सेकंड भी सही है। 1 to 4 आपका ए, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये ट्रिक्स आपको याद करने में भी हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आपको अच्छी लगी है ये क्लास तो आप इसे शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट में बताइए, और आपके कितने स्कोर आए, आपने कितने क्वेश्चन सही किया वो भी आप कमेंट में लिखिए। और इन वीडियोस को मैं हर बार कहता हूँ कि इनको
आपको एग्ज़ाम से पहले 3 बार देखना है, ताकि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी एमसीक्यूज़ आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएं, ये ट्रिक्स आपको अच्छे से जो है याद रहें, और एग्ज़ाम के टाइम आप एमसीक्यूज़ या फिर जो आपको सॉल्व करने हैं वो सॉल्व कर सकें। थैंक यू।